FM लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर पीवीएम लक्ष्मी, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर लक्ष्मी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कि चिकनगुनिया क्या होता है, ये बीमारी क्यों होती है, और आजकल बहुत से मरीज इस एरिया में, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। उसका वो किस तरह इलाज कराएं और किस तरह चिकनगुनिया से बचें। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल कि चिकनगुनिया और डेंगू दोनों में क्या अंतर? नमस्कार सभी श्रोताओं के लिए। चिकनगुनिया और डेंगू ये दोनों मस्कीटो द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। ये दोनों वायरस की वजह से फैलते। डेंगू ग्रस्त या चिकनगुनिया ग्रस्त व्यक्ति को जब मस्कीटो बाइट करती है, उस मस्कीटो बाइट के द्वारा वो खून में जो वायरस है वो मस्कीटो के अंदर जाता है। वही मस्कीटो दोबारा किसी और को बाइट करती है, तब उनको वो फैलती है। और दोनों में लगभग लक्षण भी काफी हद तक ओवरलैप भी होते हैं। दोनों में बुखार भी होती है, हेडेक भी होती है, बॉडी एक्स भी होते हैं, कभी कभार दोनों में रैश भी होती है। लेकिन डेंगू में रैश होने की चांसेस ज्यादा है और चिकनगुनिया में रैश होने की चांसेस कम है। और चिकनगुनिया में ज्यादातर जो लोगों को मेन जो लक्षण है वो है जॉइंट पेन्स और जॉइंट की स्वेलिंग्स। ये ज्यादातर लोगों को फीवर और जॉइंट स्वेलिंग्स होते हैं, तो की चांसेस है कि वो चिकनगुनिया हो सकता है। बट ये जरूरी नहीं है कि वो चिकनगुनिया ही है, कि बहुत सारे बीमारियां हैं जहां पे हमें बुखार और जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो ये वायरस है, चिकनगुनिया का वायरस और डेंगू का वायरस, वो एक ही मच्छर है जिसमें दोनों वायरस होते हैं? ये मच्छर एक ही है जो स्प्रेड करने वाली, लेकिन वायरस दोनों अलग अलग है। डेंगू कॉज करने वाली वायरस डेंगू वायरस है और चिकनगुनिया कॉज करने वाली वायरस को हम चिकनगुनिया वायरस बोलते हैं। दोनों वायरस अलग अलग है, बट उनका जो वेक्टर मतलब एक पेशेंट से दूसरे जिसको बीमारी नहीं है उस तक बीमारी फैलाने के लिए इंसेक्ट जो लेके जाती है, वो वायरस को कैरी करती है और दूसरों तक पहुंचाती है, वो वेक्टर सेम है। दोनों में सेम मस्कीटो है जो एडिस मस्कीटो है। तो इस एडिस मॉस्किटो से अगर किसी को काट लिया तो उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए? उसको कैसे पता चल सकता है शुरू में कि उसको डेंगू हो रहा है या उसको चिकनगुनिया हो रहा है? तो उसको फिर क्या करना है? कितने दिन लग जाते हैं वो पूरे सिम्टम्स आते हुए? जैसे मस्कीटो, सारे मस्कीटो जरूरी नहीं है कि वो वायरस को कैरी करे। अगर वायरस को कैरी करने वाली मस्कीटो जब बाइट करती है, तब ये डेंगू फीवर या चिकनगुनिया होने की चांसेस होती है। और वो मस्कीटो बाइट के बाद लगभग 1 to 12 डेज के अंदर वो सिम्टम्स आते हैं। और एवरेज टाइम जो बोलते हैं वो 4 to 7 डेज है। मैक्सिमम लोगों में 4 दिन के बाद वो लक्षण शुरू होते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर, बट मैक्सिमम इट विल टेक अप टू 12 डेज या 1 दिन में भी लक्षण सिम्टम्स आ सकते हैं। तो वो क्या खास सिम्टम्स होते हैं? जैसे आपने पहले भी बताया कि जॉइंट पेन्स वगैरह, शुरू में कैसा होता है? शुरू में नॉर्मल वायरल फीवर जैसा ही होता है। फीवर होता है, बॉडी एक्स होती है, और धीरे धीरे की किसी में की जैसे चिकनगुनिया है तो जॉइंट स्वेलिंग्स भी आ सकते हैं। सिमेट्रिकल होती है, दोनों साइड की जॉइंट स्वेलिंग होती है और बहुत दर्द होती है जॉइंट्स में। ये चिकनगुनिया में खास करके देखा जाता है। डेंगू में ज्यादातर हेडेक बहुत ज्यादा होती है और आइस के पीछे दर्द वगैरह ज्यादा होती है। सिवियर बॉडी एक्स होती है डेंगू में, कि ऐसे लगता है कि हमारा हड्डियां टूट रही है, इसीलिए उसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब ये लक्षण आए तो आमतौर पर जब किसी को बुखार होता है तो हर कोई इंसान एक पैरासिटामोल ले लेता है, और सुबह शाम अगर पैरासिटामोल ली तो क्या उस स्थिति में वो पैरासिटामोल लेते ही रहना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है उस स्थिति में? मान लीजिए अगर किसी को फीवर है, उसके साथ बॉडी एक्स तो सारे वायरल फीवर्स में होता है कि खांसी जुकाम वगैरह है, तो पैरासिटामोल लेने से वो 1-2 दिन में या 3 दिन में ठीक हो जाती है। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो बेटर है कि डॉक्टर के पास जाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि एस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए हमें, स्पेशली जब हमें पता है कि यहाँ पे डेंगू की आउटब्रेक चल रही है या कोई भी है, तो बेटर है कि हम एस्प्रिन ना ले, पैरासिटामोल ले ले। पैरासिटामोल सेफ होती है कि एस्प्रिन से ब्लीडिंग होने की चांसेस वगैरह होती है। अगर डेंगू है उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती है, क्योंकि हमें पता है कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने की चांसेस होते हैं। प्लेटलेट्स कम हुआ तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए जहाँ पे डेंगू की सीजन है उस टाइम पे खास करके हमें पैरासिटामोल लेना बेटर ऑप्शन है और रिस्क नहीं लेनी चाहिए एस्प्रिन लेके।
तो डॉक्टर साहब, ये पैरासिटामोल इंसान दिन में तकरीबन कितनी बार ले सकता है और कितनी डोज लेनी चाहिए? अगर बुखार आ रहा है कुछ घंटे बाद, क्या करना चाहिए? 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट यूजुअली हम लेते हैं, तो 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट एवरी 6 आवर्ली ले सकते हैं कि कोई नुकसान नहीं है, सेफ है एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए डोज के हिसाब से हमें लेनी चाहिए, वेट के हिसाब से। तो डॉक्टर साहब, ये 3-4 दिन अगर मरीज ने देखा कि उसका बुखार नहीं कम हो रहा, बॉडी एक्स बढ़ रही हैं, कहीं स्वेलिंग आ रही है जॉइंट्स में, तो फिर वो जब डॉक्टर के पास जाता है, आपके पास आता है, फिर आप कैसे उसका इलाज शुरू करते हैं? जब इस तरह के पेशेंट आते हैं, अगर हमें सस्पेक्ट करते हैं कि डेंगू या चिकनगुनिया हो सकता है, तो हम पहले डेंगू का टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज कि कॉमन जो इस एरिया में, इस रीजन में कि डेंगू है। चिकनगुनिया इस साल ज्यादा देखने में मिला है, तो पहले डेंगू के टेस्ट करते हैं। अगर डेंगू की टेस्ट अगर नेगेटिव आती है तो फिर चिकनगुनिया का टेस्ट करते हैं। अगर हमें जॉइंट पेन्स प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं तो पहले चिकनगुनिया भी कर सकते हैं। तो तकरीबन कितने दिन में ये बुखार ठीक हो जाता है? तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर यूजुअली बुखार ठीक हो जाता है, कि 5 दिन से लेके 1 हफ्ते के अंदर अंदर बुखार ठीक हो जाती है। बट कभी के बार डेंगू में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्पेशली जो फीवर जब कम होती है, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कि कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, कि इस तरह की कि हमें प्लेटलेट काउंट वगैरह देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि डेंगू का कॉम्प्लिकेशंस जो यूजुअली होती है, वो बुखार जब हमारी ठीक हो रही है उस टाइम पे होती है, तो हमें उस टाइम पे थोड़ा अपना सेहत को एक बार ध्यान रखनी चाहिए। अगर जब डेंगू की हमें लगता है शक या डेंगू की बीमारी फैली हुई है आसपास में, बेटर है कि पहले से हम डेंगू का टेस्ट करा ले। तो जब डॉक्टर डेंगू का टेस्ट करवा लेता है, पॉजिटिव आ गया अगर डेंगू, तो उसके बाद आपने जिक्र किया कि प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं कई पेशेंट्स में। वो कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्लेटलेट्स कम होता है? ये हमें कहना मुश्किल है कि कौन से पेशेंट है जिसमें प्लेटलेट कम होता है। डेंगू का ये है कि मोस्टली ये जो होती है, जिसको पहले डेंगू हो चुका है तो उनको दोबारा डेंगू होता है तो कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस ज्यादा होती है। कभी के बार हमें पता नहीं लगता है कि वो डेंगू हुआ नहीं हुआ, तो इट इज बेटर है कि जो भी डेंगू पॉजिटिव पेशेंट है उनको एक बार हम बेसलाइन प्लेटलेट काउंट वगैरह देख ले। अगर हमें थोड़ा सा भी ब्लीडिंग का लग रहा है कि गम्स से ब्लड आ रही है या नोज से थोड़ी ब्लीडिंग आ रही है या कुछ भी ऐसे शक हुआ, तो कि हम दोबारा प्लेटलेट काउंट दोबारा करा ले। तो क्या ये प्लेटलेट काउंट कम चिकनगुनिया में भी होता है? हो सकता है कि, बट जरूरी नहीं है कि हो। तो उसमें क्या क्या खास सिम्टम्स हैं? केवल स्वेलिंग आना बोन्स की? डेंगू को और चिकनगुनिया को दोनों में कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं कि ये डेंगू है और ये चिकनगुनिया है? ये लक्षण के बेसिस पे करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लक्षण दोनों की काफी ओवरलैप होती है। तो इसीलिए कि चिकनगुनिया मेनली जॉइंट पेन्स के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। तो जब जॉइंट पेन्स ज्यादा है और स्वेलिंग है तो हम चिकनगुनिया को ज्यादातर सोचते हैं, तो हम चिकनगुनिया का टेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम डेंगू को रूल आउट नहीं करते। चिकनगुनिया का नेगेटिव आई थी तो डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस से सारे टेस्ट भी हम करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बीमारियां हैं जिसमें कि ये सिम्टम्स जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते रहते हैं। तो डेंगू चिकनगुनिया का डेफिनेटली एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम रखते हैं। अगर चिकनगुनिया नहीं है तो डेंगू का टेस्ट कराते मैंडेटरी है। तो डॉक्टर साहब, इन दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या अंतर है? दोनों को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर सिम्टम्स है तो हम ट्रीट करेंगे, नहीं तो हम ओनली पैरासिटामोल देते हैं। अगर डेंगू में भी अगर हमारा प्लेटलेट्स कम होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल से काफी नीचे चला जाता है जहां पे ब्लीडिंग होने की चांसेस है, तब हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वगैरह करते हैं। या कभी के बार फ्लूइड कलेक्शन होती है तो उस हिसाब से हम फ्लूइड कलेक्शन के एसाइटिस वगैरह होती है या लंग्स में की दिक्कत होती है, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है, तो हम उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको हम कार्यक्रम में शामिल करें और उनसे पूछें क्या उनकी समस्या है और कोशिश करते हैं उसके समाधान के लिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में स्वागत है। अपना नाम बताइए। हाँ जी सर, मैं मोहम्मद अनवर अंसारी मंडी अहमदनगर से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, मोहम्मद अनवर अंसारी जी। डॉक्टर साहब से ये मेरा सवाल है, मैं आपका बाकी कार्यक्रम आपका मैं रेडियो के माध्यम से सुनूंगा जी। जैसे सबसे पहले सेल की प्रॉब्लम आती थी, प्लेटलेट की जी, जो उसके बाद बंदे को बुखार इतनी ज्यादा होता था, 102 बुखार, 103 बुखार, 100 बुखार, जो कि जोड़ों के दर्द में रहने लगता है जी। बाद में उसको तप्पड़ जाए इसकी तरह प्रॉब्लम आती थी शरीर पर, जिसको चिकनगुनिया बोलते थे जी।
इससे सर जो लोग घबरा भी जाते हैं और ज्यादातर डर जाता है मरीज जी। इसका कोई वैसे से डरने के तो कारण नहीं है। अब तो शुक्र है उस खुदा का भी इलाज प्रॉपर भी है, हर हॉस्पिटल में भी है जी। और इसके कुछ उपाय जैसे कि कुछ लक्षण होते हैं, कई बार नहीं पता चलता, पहले थोड़ा सा बुखार होता है जी। और हर सरकार भी अवेयर कर रही है भी पानी कहाँ है। हम लोगों की भी गलती है, चाहे दुकानदार हो चाहे घर वाला हो, बिल्कुल जी, कोई भी बिल्कुल परिवार, क्योंकि पानी की गमले में समस्या या बैटरियों में जहाँ फ्रिज के साइड होता है जी, उसके लिए सबसे प्रॉब्लम हमारे को हल करनी है जी। और ये पता करना चाहता है सर इसकी समस्या की शुरुआत किस कारण से होती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी इन्होंने पूछा हमारे सारी जी ने कि ये इसका मूल कारण क्या है, क्यों होता है और किस तरह हम इसका पता लगा सकते हैं, वो इनको बताइए। इसका मूल कारण होता है कि व्यक्ति के खून में अगर चिकनगुनिया वायरस आती है तो वो मच्छर उस इंसान को काट के दूसरे बंदों को दोबारा काटती है, तब ये फैलता है। और ये चिकनगुनिया वायरस ऐसे नहीं है कि बहुत पहले से ही इंडिया में आ चुकी है। अलग अलग शहरों में, आंध्रा में भी आउटब्रेक हुआ है, कर्नाटका में भी आउटब्रेक हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। तो जब लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं, कहीं से भी ये वायरस लेके आ सकते हैं। एक बार वायरस एक इंसान में आया, वो दूसरे इंसान में फैल सकती है, लेकिन फैलने का मूल कारण है छूने से नहीं होता ही है। ये मस्कीटो का रहना बहुत जरूरी है एक से दूसरे को फैलने के लिए। तो अगर हमारे पास मस्कीटो नहीं है तो वो अगर किसी एक बंदे को होता है तो भी दूसरों को नहीं फैलता है। तो मूल ये है कि अगर फैलना बंद करनी है तो हमें मस्कीटो बाइट से अपने बचनी है। मस्कीटो बाइट से बचनी है तो हम अपने लेवल पे भी हम बचाव का काम कर सकते हैं, या नहीं तो कि मस्कीटो पलने से बंद कर सकते हैं। मस्कीटो पलने के लिए पानी चाहिए, तो वो पानी इकट्ठे ना हो वो देख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, वो तो हमारे अभी कॉलर ने कहा और वो काफी अवेयर थे कि पानी नहीं इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे आपने बताया कि कोई बाहर गया, वहां उसको मॉस्किटो काटा और वापस आया, अगर उसके अंदर वायरस है वहां से काट के अगर मरीज को हो गया, तो मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा कि अगर जैसे आपने कहा कि कोई ग्रसित है जिसको चिकनगुनिया है, उसको मॉस्किटो ने काटा, फिर वो एक व्यक्ति को काटता है, एक और व्यक्ति को काटता है, जरूरी है कि दोनों व्यक्ति को चिकनगुनिया होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक को हो एक को ना हो? यूजुअली मस्कीटो जो होती है वो एक इंसान से अपना फुल मील ले लेती है, ब्लड मील, तो वो इमीडिएटली दूसरों को नहीं काटती है। तो वो एक से एक ही यूजुअली फैलता है, तो उस बंदे से फिर दोबारा आगे फैलती है। ओके, तो इसका मतलब केवल एक ही को वो फिर वो ग्रसित करती है। तो इसका तो केवल फिर एक ही ये सबसे बड़ा प्रिवेंशन ये हुआ कि हम मॉस्किटो को ना पनपने दें। हाँ जी। अब हमें ये बताइए कि मॉस्किटो को किस तरह ना पनपने दें, उसका क्या तरीका है? मॉस्किटो को ना पनपने दें, इसके लिए हम थोड़ा अवेयर होनी चाहिए अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने घर के अंदर। जैसे कि गमलों के नीचे जो प्लेट्स होती है वो प्लेट्स में पानी इकट्ठा हो सकता है, या आपके कभी के बार पुरानी चीजें छत के ऊपर फेंक के रखते हैं, पुराने टायर हो या पुराने डब्बे हो कि कभी के बार ऊपर छोड़ देते हैं, उसमें हो सकता है। या कभी के बार समर में लोग की आदत होती है कि बाकी टाइम पे भी बर्ड्स के लिए हम पानी रख देते हैं बाहर, तो वो पानी की अगर हम रेगुलरली चेंज नहीं करते, 2-3 दिन वैसे ही, 4 दिन 5 दिन वो चेंज नहीं किया, पानी वैसे ही रख दिया प्लेट में डाल के, तो वो भी हो सकता है। ये हमने ये भी देखा है कि कभी के बार फ्रिज जो होती है, कि जो पुराने टाइप की फ्रिजेस होती है जिसमें डिफ्रॉस्ट की जो पानी होती है वो नीचे ट्रे में इकट्ठे होती है, हम टाइमली वो ट्रे का पानी हम चेंज नहीं करते तो उसमें पल सकते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि लोग लकी बैम्बू घर में रखते हैं, लकी बैम्बू में पानी में वो होता है, वो पानी अगर हम रेगुलरली चेंज नहीं करते कि इवन वो भी ब्रीडिंग साइट हो सकती है। या कभी के बार घर के आसपास की कूड़ा फेंक देते हैं, जो खाली डब्बे है कि हमने की कोल्ड ड्रिंक पिया, ग्लास फेंक दिया या दही का डब्बा फेंक दिया, लोग आमतौर पे चलते चलते ऐसे रोड के साइड पे वैसे फेंक देते हैं, तो उसके अंदर भी पानी इकट्ठे हो सकते हैं और वो भी पलने की वो हो जाती है। पुरानी शूज हो गई है कि ये सारे होती है कि जिसमें होती है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम वेस्ट इधर उधर ना फेंके। डिजिग्नेटेड डस्टबिन हर जगह पे है, खास करके चंडीगढ़ में तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जगह पे डस्टबिन वगैरह रखा है, वो डस्टबिन में फेंके ताकि वो कूड़ा इधर उधर ना इकट्ठा हो। क्योंकि हम दूर दराज भी सुने जा रहे हैं, हिमाचल में और पंजाब हरियाणा में भी, यहाँ तो अगर हमारा गार्बेज कलेक्शन अच्छा है, पर कुछ शहरों में गार्बेज कलेक्शन नहीं भी अच्छा और वहां जगह जगह कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी से बचने के लिए
ताकि उसमें मॉस्किटो या मच्छर पैदा ना हो, एक आम नागरिक, एक जागरूक नागरिक के नाते उसको क्या करना चाहिए? तो दो चीजें है कि अगर पानी इकट्ठा हुआ तो वो म्युनिसिपैलिटी वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो उनके पास लार्विसाइडल ऑयल्स वगैरह होती है वो डाल सकते हैं। अगर फ्रेश वाटर पॉन्ड्स वगैरह होती है जहाँ पे कि पानी इकट्ठा होता है, या कभी के बार हम वाटर प्लांट्स भी घर के अंदर वो रखते हैं, या कई के बार पार्क्स में पानी होती है जिसमें, या फाउंटेन्स वगैरह में कि हम वाटर लिली वगैरह होते हैं, वहां पे खास करके लार्विवोरस फिश जो गम्बूसिया है, गप्पी है, उस टाइप की फिशेस को छोड़ सकते हैं। और आपके घर के आसपास आपको थोड़ा सा इकट्ठा हुआ पानी मिला तो अब थोड़ी सी केरोसिन ऑयल वहां पे फेंक दिया या कोई भी ऑयल डाल दिया। कभी कभार हम इंजन साफ करते हैं तो वो गंदा ऑयल आ जाती है, वो ऑयल वैसे मिल जाती है, तो कि कहीं पे भी आपके आसपास मिले तो वहां पे डाल दिए तो वो लार्वे को पलने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक और श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा नाम विक्रांत शर्मा है, मैं पंचकूला से बोल रहा हूँ। जी विक्रांत जी, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। तो सर, मेरा चिकनगुनिया के प्रति सवाल है कि बच्चों को इसके कैसे केयर किए जाए, क्योंकि मौसम को लेकर आजकल काफी डेंगू और चिकनगुनिया फैल रहा है। इसका कैसे कैसे लक्षण है और कैसे इसका समाधान है? जी डॉक्टर साहब, आप इन्हें बताइए। बच्चों में हो या बड़े हो, सबके लिए रोकथाम के लिए एक ही है कि हम मस्कीटो बाइट से अपने आप को बचनी है। एक तो मस्कीटो को पलने नहीं देना है। अगर मस्कीटो है, क्योंकि मस्कीटो की फ्लाइट रेंज लगभग 500 मीटर तक होती है, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा आसपास है या नहीं है। हम अपने घर में देखते हैं, लेकिन थोड़ा 2 घर पार करके भी वो मस्कीटो की ब्रीडिंग साइट हो सकती है। तो हम मस्कीटो बाइट से प्रिवेंट करने के लिए बच्चे वगैरह बाहर खेलते हैं या उस टाइम पे वो अपना लंबे बाजू वाला पहने। और खास करके डेंगू वाली मच्छर जो होती है वो इंडोर मस्कीटो होती है और डे बाइटिंग मस्कीटो होती है सुबह के टाइम पे। तो बेटर है कि फुल स्लीव वाला कपड़े पहनाएं बच्चों को। अगर फुल स्लीव वाला कपड़े ना पहना सकते तो मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स जो अवेलेबल है या पैचेस जो अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। और घर के अंदर मच्छर को मारने के लिए स्प्रेस वगैरह है वो भी यूज कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इनको ये भी बताइए कि अगर हो गया तो उसके बाद इलाज कैसे करना है? इलाज जो है वो डॉक्टर की सुपरविजन में ही होगी और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। अगर लक्षण है, अगर चिकनगुनिया है और जॉइंट पेन्स है, उसके रिलीफ के लिए डॉक्टर मेडिसिन देंगे, वो ही उस प्रिस्क्राइब डोज में यूज करनी है। क्योंकि कभी के बार हम सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं जिसकी वजह से कि ओवर यूज करते हैं हम NSAIDs या पेन कम करने वाली दवाइयां, तो उसकी वजह से किडनीज पे असर पड़ सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर के सलाह अनुसार, डॉक्टर के बताए गए डोज के अनुसार हमें दवाई लेनी चाहिए। तो इनको किस स्टेज पर डॉक्टर के पास इमीडिएटली चले जाना चाहिए? अगर फीवर है, जॉइंट पेन है, तो वो जाके दिखा सकते हैं। देन डॉक्टर वो देखेंगे अगर वो वायरस की वजह से है या किस वजह से हुआ है, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट करेंगे। विक्रांत जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मॉस्किटो से बचने के लिए स्प्रेज हो सकते हैं, पानी इकट्ठा ना किया जाए। एक वो जो स्प्रे करते हैं वो चारों ओर, वो कब करते हैं और उसका कैसे फायदा होता है? एक तो कि डेंगू या चिकनगुनिया की जो आउटब्रेक्स है उसमें मेन जो फॉगिंग जो करते हैं कि वो रास्ते पे हम देखते हैं धुआं निकालते जाते हैं मशीन लेके, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता है अगर फ्रैंकली बतानी है। लेकिन वो इसलिए करते हैं कि लोगों को तसल्ली हो जाए कि कुछ तो हो रहा है, कि लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए करते हैं। वो हम स्प्रे करते हैं बाहर, लेकिन मच्छर होता है घर के अंदर, तो वो घर के अंदर वो धुआं हमारा इतना नहीं आता है कि घर के अंदर के मच्छर को मार सके। तो बेटर होती है कि अगर डेंगू की या चिकनगुनिया की मच्छर से बचनी है तो घर के अंदर स्प्रे होना जरूरी है। तो घर के अंदर एक आम इंसान भी क्या स्प्रे कर सकता है? और वो जो स्प्रे की दवाई है क्या बाजार में मिलती है कि इंसान लेके अपने घर के अंदर करता जो है? नॉर्मल जो हम देखते हैं मच्छर मारने वाली, वो यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी मच्छर मारने वाली दवाई बाजार में मिल रही है उसको आप एक स्प्रेयर के साथ अपने घर में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता कोई जानकारी लेना चाहता है, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में स्वागत है। अपना नाम बताइए।
काफी हो रहा है सर, मैं मनी माजरे से। हाँ जी, स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। जैसे आप चिकनगुनिया के बारे में बता रहे थे। हाँ जी, हम अपने बच्चों को ऐसे बचाव कैसे कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या नजर आते हैं स्टार्टिंग में? डॉक्टर साहब इन्हें भी बताइए कि क्या इनके सिम्टम्स है और कैसे बच्चों का बचाव करें। सभी पेरेंट्स को चिंता है क्योंकि बच्चे बाहर खेलते हैं और आपने अभी बताया कि ये मच्छर दिन में काटता है, तो बच्चों को दिन में घर के अंदर रखना, बाहर ना जाने देना वो भी मुश्किल है। और आपने ये भी बताया कि मच्छर घर के अंदर भी हो सकता है, तो इन्हें बताइए कि कैसे बचाएं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वाली जो लक्षण जो दिखते हैं ना, खास करके कि फीवर और जॉइंट पेन्स वगैरह ज्यादातर जो दिखते हैं वो हमें एडल्ट्स में दिखते हैं। बच्चों में खास करके लक्षण बहुत कम होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट भी नहीं करवाते कि उनको चिकनगुनिया हुआ, ये भी पता नहीं लगता है हमें। 90% केसेस में बच्चों में ये लक्षण इतना प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। ये बड़े बच्चों में या एडल्ट्स में हमें लक्षण दिखता है, फीवर और जॉइंट पेन्स। बच्चों में नॉर्मल फीवर जैसा ही प्रेजेंट करती है, हमें कभी के बार 90% ऑफ द टाइम्स हमें वो चिकनगुनिया हुआ करके पता भी नहीं चलता है। और थोड़ा बहुत बुखार हुआ और अपने आप समय से वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे छोटे बच्चों में कि चिकनगुनिया खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए कि प्रिवेंशन ही इसका बचाव है। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि बच्चों में कई बार होता है और निकल जाता है, एडल्ट्स में ज्यादा होता है, इसका क्या कारण है? क्यों एडल्ट्स में ज्यादा होता है और बच्चों में कम होता है? कुछ बीमारियां जो होती है बचपन में जब होते हैं तो उनकी सिवियरिटी जो है वो बहुत माइल्ड होती है। जितना हमारा एज बढ़ती है कि वो सिवियरिटी या सिम्टम्स थोड़ा प्रोमिनेंट होती है, ये एज अनुसार कुछ रिएक्शंस होती है। और एडल्ट्स में खास करके हमें जॉइंट पेन्स वगैरह दिखता है ज्यादातर। अगर हम देखते हैं कि चिकनगुनिया पॉजिटिव केसेस की एज कौन सी है, तो वो ज्यादातर हमें दिखता है कि बच्चों में ऑलमोस्ट 0 होती है और एडल्ट्स में जाके कि वो बढ़ना शुरू होती है। डॉक्टर साहब यहाँ मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मेरे कुछ जान पहचान के लोग, हमारे कुछ ऑफिस में ही काम करने वाले लोग जिनको कुछ चिकनगुनिया हुआ, उसके बाद उनकी बॉडी में, उनकी जॉइंट्स में अभी तक ठीक होने के बाद भी बहुत देर पेन रहती है, उनसे खड़ा होना मुश्किल होता है। इसका क्या कारण है और ये कब तक सिम्टम्स रहते हैं? ये जो है किसी में जल्दी ठीक हो जाते हैं, हफ्ता 10 दिन में, बट ये 3 से 6 महीने तक भी ये जॉइंट पेन्स रिपोर्टेड है। तो किसी में कि वो जॉइंट पेन्स ठीक होने के लिए तो मैक्सिमम 6 महीने भी लग सकते हैं, बट किसी में जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट वो लंबे टाइम तक भी रह सकते हैं। डॉक्टर साहब हम एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करेंगे, आइए उनसे भी बात की जाए। हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी नमस्कार जी, मैं अजय बात कर रहा हूँ पंचकुला से। जी अजय जी, अपना प्रश्न पूछिए। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मुझे एक बार लक्षण जानने हैं कि चिकनगुनिया के जो लक्षण है कौन कौन से होते हैं डॉक्टर साहब? चिकनगुनिया की लक्षण होती है, फीवर होती है, हेडेक होती है, जॉइंट पेन्स होती है, ज्यादातर मेनली जॉइंट पेन्स के साथ और जॉइंट की स्वेलिंग्स के साथ प्रेजेंट करती है। जी, जब ऐसे कभी गंभीर हालात हो जाए तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए कि घर पे ही कोई ट्रीटमेंट लिया जाए? घर पे ट्रीटमेंट हो सकती है। जो हेल्दी लोगों को जब चिकनगुनिया होती है उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर है कि मतलब ये दर्द की वजह से आपको बिठा देती है, लेकिन इसमें मौत होने की चांसेस बहुत कम है चिकनगुनिया में। लेकिन चिकनगुनिया में दर्द इतनी ज्यादा होती है जोड़ों में और स्वेलिंग की वजह से लोग खड़े होना या कभी कभार लोग इतना तक कंप्लेन करते हैं कि हम वॉशरूम तक जाने में भी हमें बहुत दिक्कत हो रही है दर्द की वजह से। ये दर्द की वजह से लोगों को की काम करने में परेशानी वगैरह होती है, लेकिन इसमें मौत की चांसेस बहुत कम होती है। तो इसमें एडमिशन की जरूरत नहीं होती है कि घर में आप पेन किलर वगैरह जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो पेन किलर उस डोज में लेनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब पानी वगैरह ले सकते हैं हम, लिक्विड वगैरह इसमें? सर ले सकते हैं कि ऐसे कोई ये नहीं है कि आप पानी नहीं पी सकते, इस तरह का कोई है ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हमें बुखार होता है तो पानी लेना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बुखार में हमारा बॉडी इतनी गर्म होती है कि हमें बॉडी से पानी चला जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है, इसीलिए पानी पीना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन इसमें हम ले सके, नाम वगैरह ऐसा? नहीं, वो अब बेटर है कि डॉक्टर के पास जाके उनसे ले लीजिए, क्योंकि पेन किलर्स ही यूज करनी है। कि मैं डॉक्टर के लिए इसलिए बोल रही हूँ, कभी के बार आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से दवाई लेके खाते हैं तो डोज ज्यादा भी हो सकता है, जिसकी वजह से किडनीज वगैरह पे असर पड़ सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर आपको जो दवाई दिए वो खाए। जी डॉक्टर, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी इलाज हो सकती है, तो आपके नजदीकी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सही डॉक्टर साहब। कार्यक्रम में
में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जॉइंट पेन्स की। जब बुखार ठीक हो गया, उसके बाद चिकनगुनिया खत्म हो गया, उसके बाद भी बहुत समय तक वो जॉइंट पेन्स चलती हैं, उनका क्या इलाज है? उससे बचने के लिए, वो दर्द को कम करने के लिए, ताकि इंसान एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, उसको क्या करना चाहिए? इसके लिए गर्म सेक कर सकते हैं कि थोड़ा सा पेन थोड़ा ठीक हो, थोड़ा रिलीफ हो, या लोकल एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट्स होती है वो हल्का सा वो लगा सकते हैं, थोड़ा ठीक हो। लंबे टाइम तक वो मेडिसिन खाना अच्छी बात नहीं होती है, पेन किलर्स। जब बहुत सीवियर पेन है तब सीवियरिटी में खाए, बट जब पेन थोड़ा सा कम है और बेरेबल है उस टाइम पे हम लोकल एप्लीकेशंस ले और गर्म पट्टियां वगैरह करें तो वो बेटर है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर मैं राधेश्याम बोल रहा हूँ। राधेश्याम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सेक्टर 16 से सर बोल रहा हूँ। राधेश्याम जी, स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सर ये चिकनगुनिया कैसे फैलता है सर? हाथ पैर में दर्द हो रहा है जैसे कि टेस्ट करवाना जरूरी है सर? चिकनगुनिया जो है वो मस्कीटो से फैलता है। अगर आपको मच्छर ने काटा है, कि जिसको चिकनगुनिया है उनको जो मच्छर ने काटा वही मच्छर दूसरे इंसान को जब काटती है तो मच्छरों के द्वारा फैलती है। ये छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये ओनली मच्छर की वजह से ही एक दूसरे से फैलती है। अगर आपको पेन है वगैरह है तो आप टेस्ट करा सकते हैं और पेन के लिए और डॉक्टर से जो प्रिस्क्राइब किया हुआ दवाई खा सकते हैं। जी हाँ, हर हॉस्पिटल में इसका टेस्ट हो जाता है। आप 16 सेक्टर में रहते हैं और 16 सेक्टर में गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां भी जा सकते हैं और इसका टेस्ट करवा सकते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बुखार ठीक होने के बाद जब जॉइंट पेन्स रहती हैं तो क्या वो इंसान अपने नॉर्मल कामकाज पर जा सकता है या उसे रेस्ट करना चाहिए? वो नॉर्मल कामकाज पर जा सकता है कि अगर वो पेन टॉलरेबल है वो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कि हम उसके लिए कि कोई ऐसे नहीं है कि उनको रेस्ट करनी है, कि डिपेंड्स, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा डिफरेंसेस होती है। कोई लोग जल्दी रिकवर नहीं करते, कि किसी को कि काफी लंबे टाइम तक वो दर्दे इतना ज्यादा डिबिलिटेट करते हैं तो वो लेट काम पे शुरू कर सकते हैं। जिसको थोड़ा जल्दी रिलीफ हो गया वो थोड़ा जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। डिपेंड्स कि वो बेरेबल है या नहीं है, पेन्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है। डॉक्टर साहब, हमने बीच में बात की थी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की, जिसकी की डेंगू में जरूरत पड़ती है। क्या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की चिकनगुनिया में भी जरूरत पड़ सकती है? नहीं। अच्छा, तो लेकिन ये दोनों बीमारी साथ साथ चलती है। अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो उसको दोनों के लिए अपने आप को सतर्क रहना चाहिए। मस्कीटो सेम ही है, तो अभी अगर डेंगू फैली है और वहां पे चिकनगुनिया भी फैलने की चांसेस है, क्योंकि चिकनगुनिया अब हम देख रहे हैं चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास डेंगू भी फैल रहा है और चिकनगुनिया भी फैल रहा है, तो ये चांसेस होती है। तो अगर डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए जो काम हम करते हैं वो हमें चिकनगुनिया से भी बचा सकती है। दोनों के लिए करना एक ही तरीका है, तो कोई एक बीमारी से भी हमने बचने के लिए कोशिश करेंगे तो दोनों से हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो डॉक्टर साहब, जब आप मरीज को डायग्नोज करते हैं तो पहले आप उसका डेंगू का टेस्ट करवाते हैं, फिर चिकनगुनिया का कराते हैं, कि साथ साथ दोनों टेस्ट करवाते हैं? डिपेंड करता है लक्षण के हिसाब से। अगर लक्षण मुझे ज्यादातर डेंगू का लग रहा है तो डेंगू का पहले करते हैं। अगर चिकनगुनिया का लक्षण हो रही है और चिकनगुनिया को पहले किया, अगर नेगेटिव आया तो डेंगू का कर लेते हैं, या कभी के बार हमें डाउटफुल है कि प्लस माइनस है तो दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में अब आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे कि किस तरह चिकनगुनिया से बचा जाए, और अगर हो जाए तो उसका किस तरह इलाज किया जाए? मैं आखिरी सबको यही कहना चाहती हूँ, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम अपने आसपास का भी देखना जरूरी है। घर के आसपास में पानी इकट्ठे ना होने दे। अगर पानी इकट्ठा हुआ तो पानी को एम्प्टी कर सकते हैं, या कोई छोटी सी खाई है जिसको भर सकता है तो वो भर ले, और वो पानी एम्प्टी कर सकते हैं तो पानी को एम्प्टी कर ले, और थोड़ा सा सतर्क रहे तो इस तरह की बीमारियां की वो पॉसिबल होती है हम कंट्रोल करने के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम डेंगू और चिकनगुनिया हमारे इलाके में ना हो तो हम ये सोचते हैं कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आके काम करे, ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर घर में जाके चेक करे ये। तो हम थोड़ा सतर्क रहेंगे और सरकार के साथ चलेंगे तो हम इसको आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जब भी बारिश की मौसम होती है तो आप अपना थोड़ा सा सतर्क रह के अपने आसपास पानी को इकट्ठे ना होने दे। पानी इकट्ठा हुआ तो उसको एम्प्टी करे, और अगर मच्छर है तो मच्छर की बाइट से बचने के लिए हम प्रिकॉशनरी मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स यूज करें या लंबे बाजू के कपड़े पहने। डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी बता दीजिए, आपने कहा था कि डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर दिन में काटता है, तो वो कौन सा समय है जहां पर ये मच्छर ज्यादा काटता है दिन में?
ये ऐसे कौन सा समय ऐसे नहीं है कि मॉर्निंग एक्टिव होती है मस्कीटो। मॉर्निंग के टाइम पे जब हम नॉर्मली ऑफिसेस में या स्कूल्स में पढ़ते रहते हैं या ऑफिस में काम करते रहते हैं या घर में काम करते रहते हैं, उस टाइम पे ज्यादातर मच्छर काटती है। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों को घर से ना होता है, जो काम के लिए बाहर जाते हैं उनको हो सकता है कि वर्क प्लेस से वो अपना बीमारी लेके साथ में आ रहे हो। तो इसीलिए हमें ये जरूरी है कि हम घर के साथ साथ हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे भी देखना चाहिए कि मच्छर ना पले। डॉक्टर लक्ष्मी, आप हमारे एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने चिकनगुनिया के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतनी विस्तार से जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस सभी जानकारी से फायदा उठाएंगे, पूरी बाजू की शर्ट पहनेंगे, अपनी टांगें ढकी रखेंगे, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएंगे, पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे और डेंगू और चिकनगुनिया से बच सकेंगे। आपका कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे सहयोगी अरुण बावा ने। नमस्कार। FM Lifeline, Lifeline, Lifeline।